आज का लेक्चर फंडामेंटल राइट पर बेस होगा। देखिए, मैंने फंडामेंटल राइट हैं उनको पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका हूँ और ये जो होगा हमारा पार्ट 2 होगा। इसलिए डिवाइड किया है फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि देखिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। और एक ही लेक्चर एक ही वीडियो के अंदर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो के अंदर छोटे छोटे आर्टिकल लिए हैं और पिछले साल के क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए हैं। मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं पिछले साल के क्वेश्चन भी अरेंज कर रहा हूँ। अब आज का जो आर्टिकल होगा, आज के आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 12 करेंगे, आर्टिकल 13 करेंगे और आर्टिकल 14 करेंगे फंडामेंटल राइट का। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12 से। देखिए, आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 ये कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, ये आर्टिकल 12 के बारे में बोला गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल 12 क्या कहता है, तो आप उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा कि वो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है। तो स्टेट होते क्या, स्टेट देखिए, जैसे पार्लियामेंट हो गया वो एक स्टेट हो गया, लोकल बॉडी हो गई वो एक स्टेट होता है, प्राइवेट कंपनी भी स्टेट की तरह, जो प्राइवेट कंपनी को भी स्टेट बोला जा सकता है, और लोकल बॉडी हो गई। स्टेट लेवल की जो सरकारें होती हैं वो भी हमारे पास, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो भी हमारे स्टेट के अंदर आती है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सब स्टेट की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बात कही है 12, आर्टिकल 12 के अंदर। आर्टिकल 13 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है। देखिए, आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। किस टाइप की पावर देता है, जुडिशियल रिव्यू की। सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। रिव्यू का मतलब ये होता है कि मान लो कोई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, अब वो जो लॉ था वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट कर रहा था, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको वॉयलेट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगी आर्टिकल 13 के अंडर, क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। और यही पावर आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट को दी गई। हाई कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट में भी जाते हो तो हाई कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले सकता है। तो आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है, लॉ लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। जो लॉ इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब जो उसको आर्टिकल 13 ये बात बताता है कि कुछ लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाते हो, तो ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है। तो यही एक टाइप की, मतलब ये जुडिशियल पावर है सुप्रीम कोर्ट के हाथों में। और यही पावर आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के हाथ में है। अब आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल स्टार्ट हो गए हैं। अब राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक चलेंगे ये बता देता हूँ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं अभी बताऊंगा आपको। राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से स्टार्ट होंगे। 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये सभी आर्टिकल आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इन पर पूछे गए हैं। ऐसा राइट टू आर्टिकल दिया गया है, उससे पूछा देखिए, राइट टू ऐसा पूछा जाएगा कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नाम सब डिटेल से देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि यहाँ तो बस मैंने बताया है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से कवर करने के लिए जाए, तो अभी मैं आर्टिकल 14 को डिटेल से कवर करूँगा। देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे कीवर्ड ऐसी लिखा हुआ आ जाएगा कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 14। फिर उसके बाद में ये भी आ सकता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो ये भी पूछा जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का स्कोप एक्चुअली बहुत बड़ा है। ये जितना यहाँ पर लिखा हुआ है ये इससे भी कहीं ज़्यादा, इसमें आप बुक लिख सकते हो आर्टिकल 14 पे, इतना बड़ा आर्टिकल है ये। तो ये जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाली जो क्लॉज है ये वाली, और ये जो क्लॉज है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये वाली फर्स्ट वाली क्लॉज ब्रिटेन से ली गई और सेकंड वाली जो क्लॉज है वो
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये यूएसए से ली गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपको ये पता होना चाहिए इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये ब्रिटेन ओरिजिन की है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये कहाँ से ली गई है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अब रूल ऑफ लॉ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कौन रूल ऑफ, देखिए ये पहले तो ये बता देख लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये डाइसी ने दिया था, ब्रिटिश की जो एक जूरिस्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा ये एक मान्य हुए जूरिस्ट थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। तो अगर पूछा जाए कि रूल ऑफ लॉ का जो ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए ये हुआ था ब्रिटेन के अंदर। अब इनके बारे में इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वैसे ये टर्म जो है काफ़ी अपने आप में, मतलब आप बुक्स लिख सकते हो इन पर, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है, बस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इनका क्या मतलब होता है। देखिए रूल ऑफ लॉ के बारे में बताता हूँ पहले, इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंक है। देखिए रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि रूल से ऊपर कुछ नहीं है, रूल से ऊपर कोई लोग नहीं है, चाहे वो किसी भी क्लास के कितने अमीर हो गरीब हो, किसी भी जात धर्म के हों, रूल से ऊपर कोई चीज़ नहीं, रूल सबसे अबव है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो रूल का राज चलेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का। ऐसा नहीं है कि सपोज करो कोई पर्सनैलिटी आ जाती है, पर्सनैलिटी अगर आ जाती है तो लोग उसकी बात को मानेंगे, उसकी बात को नहीं माना जाएगा। जो रूल ऑफ लॉ में लिखा हुआ है, जो रूल ऑफ लॉ है उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया जाएगा। तो यही मतलब रूल ऑफ लॉ से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, सबसे प्रायोरिटी पे इसी को रखा जाएगा। तो यही मतलब बस इतना ही जान लो। एक्चुअली ये जो आर्टिकल 14 है, ये जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा है, आप इसमें बुक की बुक लिखी गई हैं, और आप भी लिख सकते हो, ऐसे तक आता है इस पर। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। तो क्या रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि वन एक्ट फॉर ऑल, एक ही लॉ सबके लिए, वन जुडिशरी फॉर ऑल। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। या फिर ये मतलब होता है, आंसर तो इसका यही है, या ये मतलब होता है कि वन एक्ट फॉर ऑल, एक एक्ट फॉर सभी के लिए हो। हाँ ठीक बात है, एक नियम सभी के लिए हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कैसा भी। वन स्टेट फॉर ऑल, एक स्टेट सभी के लिए हो, देखिए ये नहीं है इसकी डेफिनेशन में। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये कि वन स्टेट फॉर ऑल, ये तो है ही नहीं है। और वन जुडिशरी, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऑल एक्ट्स फॉर वन, मतलब सभी कानून एक पर्सन के लिए हो, एक चीज़ के लिए हो, नहीं ये तो है ही नहीं है। तो इसी हिसाब से ये नहीं है, तो आंसर हो जाता है इसका ए। तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर क्या है। देखिए ये मैंने ये आईएएस का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। तो अगर कोई इसको अटेम्प्ट करना चाहे तो कर सकता है। पहला मैं आपको बता देता हूँ, आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो रूल ऑफ लॉ के अंदर इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये तो बिल्कुल सी ठीक है, मतलब ये हमारे क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए। उसने पूछा है कि सही करेक्ट आंसर बताइए। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर तो ऑप्शन टू आ ही नहीं रहा है। अब बचे ये एक दो तीन, इसमें से देखते हैं कौन सा है। देखिए रूल ऑफ लॉ जो है, अब क्या रूल ऑफ लॉ, पीपल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लोगों की जिम्मेदारी। देखिए पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये है ना जी, ना ये नहीं है। तो इस हिसाब से तीसरा नहीं आना चाहिए हमारे आंसर में, तक ये खत्म। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखते हैं फर्स्ट का बारह, लिमिटेशन ऑफ द पावर, रूल ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द पावर। रूल ऑफ लॉ लिमिटेशन लगाता है किसके ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर। कोई प्रिविलेज क्लास हो, कोई गरीब हो अमीर हो, उन सब पर पावर, मतलब एक लिमिटेशन लगाता है कि तुम्हारे तुम्हारे हाथ में कोई पावर नहीं है। रूल ऑफ लॉ ही सबसे बड़ा है, एक रूल सभी के लिए लागू है। रूल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। रूल की आंखों में सारे अमीर गरीब सब एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनैलिटी आ जाए और सभी उसी की बात को माने, नहीं, उससे भी बड़ी चीज़ है रूल ऑफ लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ द पावर, रूल ऑफ लॉ लिमिटेशन लगाता है, किसके ऊपर लगाता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है, जो ज़्यादा रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा हो। तो पहला ऑप्शन भी ठीक है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। देखिए कौन सी किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने बात करा उस फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल्स राइट जो है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये सब फंडामेंटल राइट्स है। तो आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इस टाइप के देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब देखिए रूल ऑफ लॉ पर क्वेश्चन कितना टेढ़ा पूछा गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ना, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन था ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करना कोई ऐसे मतलब ऐसा ही नहीं है कि आपने कोई बुक पढ़ ली है। ये देखिए सारी आर्टिकल 14 अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट आर्टिकल है। ये अगर मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, ये काफ़ी बड़ा इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। तो आज के लेक्चर में यही था, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।